देखना बेटा, देखना इधर देखना, हम लोग पढ़ रहे थे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको बता दिया था, यही तो बताया था कि देखो जब हम लोग 3D से 4D में जाते हैं तब तो नॉर्मल शेप साइज वाला नॉर्मल फंडा हो रहा होता है कि डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है, तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है। पर जब आप जैसे 4D से 5D में जाओगे तो 4D से 5D में जब जाओगे बेटा तो यहाँ पे पूरा का पूरा लेंथेनॉइड ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है? लेंथेनॉइड। आपको बताया था ना 14 + 1 15 एलिमेंट आ गए, और लेंथेनॉइड आ गए मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं बेटा? F में। किस में जा रहे हैं? F में। किस में जा रहे हैं? F। और F की शील्डिंग इफेक्ट क्या थी बेटा? पुअर। क्या थी बेटा? पुअर। अरे बताया था ना जिसका साइज जितना बड़ा उसकी शील्डिंग इफेक्ट उतनी क्या हो रही थी? पुअर। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है? S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। तो F में इलेक्ट्रॉन में जो F ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर रहे। अगर रिपेल नहीं कर रहे तो इसका साइज क्या हो जाएगा? कम। तो भाई जब हम लोग 4D से 5D में जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप साइज तो बढ़ना चाहिए था, पर साइज बढ़ेगा नहीं, साइज लगभग क्या आ जाएगा? सेम। इसके पीछे का रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बेटा? लेंथेनॉइड। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ गए? इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं बेटा? F सबशेल। किस में जा रहे हैं बेटा? F सबशेल। और F सबशेल की शील्डिंग इफेक्ट क्या है? पुअर। अगर F सबशेल की शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो शील्ड नहीं करेगा, मतलब रिपेल नहीं करेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचेंगे तो उसका साइज कैसा हो जाएगा? छोटा। कैसा होगा बेटा? छोटा। छोटा होते होते मतलब इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है इन अ पीरियोडिक टेबल व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन साइज ऑलवेज इंक्रीज बिकॉज शेल नंबर इंक्रीज, बट इन केस ऑफ व्हेन यू मूव फ्रॉम 4D to 5D size does not increase because 14 elements go in F subshell. 14 एलिमेंट गो इन F सबशेल। 14 एलिमेंट F सबशेल, सॉरी 14 एलिमेंट F ब्लॉक में, और जिनके सारे इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? F सबशेल में। किस में जा रहे हैं बेटा? F सबशेल में। और F सबशेल की शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? बहुत पुअर। इसकी वजह से रिपेल नहीं करेंगे तो उनका साइज जो बढ़ना चाहिए था ना बढ़ के उतना ही रहेगा, तो हम लोग कहेंगे साइज लगभग क्या हो गया बेटा? नॉर्मल। क्या मतलब? बराबर। क्या हो गया बेटा? बराबर। ऐसे ही एक और पढ़ाऊंगा जब हम लोग F ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला भी, चलो अभी कुछ दिनों बाद आ जाएगा। तो यही बात है बेटा, देख इधर देखो वही चीज लिख रखी है ना, कि F में F के 14 एलिमेंट भर जाएंगे, उसके बाद D में इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे LA लिखा हुआ है ना, वहाँ पे 14 एलिमेंट किसके हैं बेटा? F ब्लॉक के। किसके हैं? F ब्लॉक। तो पहले F ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स आप भरोगे, उसके बाद आएगा ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ ये चीज ये रहा, देखो यहाँ पे पहले आप 14 एलिमेंट भरोगे किसके? F ब्लॉक के। उसके बाद D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो पहले F वाले भर गए, उसके बाद D में जा रहा है, तो अब इन सब में F तो भरा ही होगा। अरे इन सब में F क्या होगा? भरा। और इन सब के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे? D में। और F का रिपल्शन क्या होता है बेटा? कम। क्या होता है बेटा? कम। और बाहर इलेक्ट्रॉन D में, F का रिपल्शन कम है, तो ये पास में आ जाएगा। क्या होगा बेटा? पास में आ जाएगा, मतलब इनको रिपल नहीं मिल रहा तो दूर नहीं जाएगा, तो इन दोनों का साइज क्या हो जाता है बेटा? बराबर। यही हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। इसकी वजह से द नेट रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दैट सेकंड एंड थर्ड डी सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई। सेकंड डी और थर्ड डी सीरीज का रेडियाई कैसा हो जाता है बेटा? सेम। कैसा हो जाता है? सेम। इसकी वजह से इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी कैसी हो जाएगी? सेम। तो अब देखो, अगर आपको याद ही नहीं होगा, अगर आपको ये चीज़ याद ही नहीं होगी, अगर ये चीज़ अगर आपको याद ही नहीं होगी भाई, ये 4D और 5D का साइज बराबर हो रहा है, अगर आपको याद ही नहीं होगा कि NB के नीचे TA आता है तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? पेपर में आएगा NB and TA, सो कोई एक कैरेक्टर लिख देगा, दे बोथ हैव सिमिलर रेडियाई, दे बोथ हैव सिमिलर, कोई भी कैरेक्टर केमिकल लिख देगा, पूछेगा वाई, पूछेगा वाई, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ ये याद होना चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी, कौन किसके, वरना क्वेश्चन में मिलेंगे जीरो। कल आप लोगों का टेस्ट लिया तो देखा ना कितना मजा है, पूरा 4 नंबर 3 नंबर के
क्वेश्चन में 0 पाए, CaCl2 वाले में 0 नंबर क्यों मिले? क्योंकि आपने I की वैल्यू नहीं लिखी। मैं आपको जब मैंने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तो चिल्ला चिल्ला के जब वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया था, मैंने इसीलिए कहा था बेटा कि अगर कभी भी I की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट तब तो I 1 हो गया, ठीक है। जैसे लिख दिया है कोई भी ग्लूकोज वगैरह लिख दिया तो I की वैल्यू क्या हो गया? 1। पर अगर कभी भी कोई आयन वाला है, CaCl2, NaCl, BaCl2, कोई भी जो ब्रेक हो सकता है, अब अगर उसमें नहीं लिखा कितना % ब्रेक हो रहा है तो आप क्या मान के चलोगे कितना % ब्रेक हो रहा है? 100%। कल वाला क्या था? CaCl2, तो CaCl2 टूटेगा तो एक Ca में टूटेगा और 2 Cl में, मतलब I की वैल्यू कितनी थी? 3। और अगर लिखा होगा 20% 30% तो आप फिर अल्फा वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे जो आपको वांट ऑफ फैक्टर में मैंने पढ़ाया था। देखा पूरा फॉर्मूला सही, सब कुछ सही, पर नंबर मिलेंगे 0। इसलिए कह रहा हूँ अब जिस बच्चे ने कल का टेस्ट दिया वो कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा। पेपर में जिस दिन बैठे होगे ना बोर्ड के, वहाँ से निकल रहा होगा CaCl2 NaBr, तुम तुरंत रुक जाओगे कि मैंने गलती टेस्ट में की थी। इसलिए टेस्ट देना जरूरी है, भले कितने भी नंबर आए, ठीक है। इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, भले कितने भी नंबर आए, 2 आए 4 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप नहीं बोलोगे जिसने भी कल टेस्ट दिया था, ठीक है। चलो तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देख बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऑल्दो जिरकोनियम बिलोंग टू 4D सीरीज एंड हैफनियम बिलोंग टू 5D ट्रांजिशन सीरीज, इवन दे शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज, बताओ भाई क्यों 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 बोलो? बिलोंग टू, क्योंकि दोनों डी ब्लॉक के हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं भाई, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना डिफरेंट है। बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, सही है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये ऑप्शन ना हो कि अगर लिखा होता बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो भी मैं आंसर टिक करके आ जाता, या लिखा होता बिकॉज दे बोथ हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज देयर साइज इज सिमिलर, तो वो भी ऑप्शन मेरा सही होता। मैं आपको सही वाले ऑप्शन बता सकता हूँ, गलत वाले कैसे बताऊँ? गलत तो कितने भी बनाए जा सकते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखना। रख पाओगे इसको याद? ऐसे क्वेश्चन कर लेना, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक रेडिया ऑफ 3D 4D 5D ट्रांजिशन एलिमेंट। कर लेना क्वेश्चन ईजी सा है, ठीक है बेटा। डेंसिटी की बात हो गई थी, अगर आपको याद हो, मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मैं ना PPT से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमें आगे के चैप्टर में थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। वहाँ पे मैं खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो मैं अपना नहीं लिख रहा, जो यहाँ लिखा आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। और ना अभी ये करने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें और अभी सीखनी है इस चैप्टर में। तो हमारे पास जो बुक है ना, जो आप सबको मैंने खरीदवाई, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें, बहुत सारी, मतलब 1-2 पन्ने ऐड करवाएंगे आपको, ठीक है। तो नोट्स ये कंप्लीट रखना पहले, तभी आगे पढ़ पाएंगे। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब आप बताओ, आप साइज पढ़ के तो आए हो, पहले साइज क्या होता था? कम। अगर साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है एटम का, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा? कम। भाई वॉल्यूम, एटम आप लोग 11th क्लास में ही पढ़ गए हो, कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। अगर वॉल्यूम घट रहा है, r अगर घट रहा है, भाई साइज घट रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? घटेगा। अब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो पहले डेंसिटी आपकी क्या होगी बेटा? इधर देख, पहले डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज। डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे भाई डाउट आना चाहिए, फिर हमने ये पढ़ा था इन तीनों का साइज लगभग क्या हो गया था? बराबर। क्या हो गया था? बराबर। अब बताओ, बराबर हो गया मतलब वॉल्यूम तो काट दो, वॉल्यूम का तो कोई फंडा ही नहीं है भाई, बराबर हो गया ना वॉल्यूम। अब पर मास लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। अरे लेफ्ट टू राइट जाने में मास तो बढ़ेगा ही, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहले तो बढ़ ही रहा था, इनका साइज कांस्टेंट है, फिर भी डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि क्या बढ़ रहा है? मास। तो भाई डेंसिटी कॉपर तक बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगी बेटा? डिक्रीज। क्या होगी बेटा? डिक्रीज। ठीक है, तो आप याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, डेंसिटी इंक्रीज अप टू कॉपर। कॉपर तक डेंसिटी बढ़ेगी, उसके बाद इसका डेंसिटी हल्का सा डिप होता है। ठीक है, याद रखना। क्यों डिप होता है बता सकते हो? क्योंकि आपने यही तो पढ़ा था भाई, पहले साइज कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी बड़ा होगा साइज, अरे इसमें भी हल्का सा बढ़ा, पर किसने कंपनसेट कर दिया? मास ने। तो हम बहुत ज़्यादा इसे
कंसीडर नहीं कर पाते। क्लियर है? साइज वाला क्लियर, जिस बच्चे को डेंसिटी तो यूं खत्म कर देगा वो बच्चा। साइज वाला पॉइंट क्लियर था ना आपको, कैसे क्या फंडा हो रहा था, तो यही पॉइंट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बताओ भाई विच ऑफ दीज एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी, तो इसने नंबर दे दिया, तो नंबर थोड़ी याद करके जाओगे पेपर में भाई। एनसीईआरटी ने तो टेबल में आपको नंबर भी दे रखा है, इसकी डेंसिटी इतनी इतनी, वो तो याद होगा नहीं। पर हमें पता है मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, अरे किसकी होती है यार, कॉपर। और फिर क्या होती है, डिक्रीज। या फिर अगर इनमें से कोई पूछ दे कोबाल्ट की ज़्यादा है निकल की ज़्यादा, अरे कोबाल्ट या निकल, निकल। Mn या Fe, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे या 4 ऑप्शन दे देंगे, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। कर पाओगे? बहुत मुश्किल सवाल माने जाते हैं इस टाइप के सवाल है, तो आप ही लोग करके आओगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। साइज वाला क्लियर है, डेंसिटी वाला क्लियर है, अरे क्लियर है। ऐसे आगे के भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, तो इस टाइप के सवाल कर लेना आप लोग। चलो अगला पॉइंट है मेटर। बेटा अभी आते नहीं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, मैंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था भाई, मैं आपको कंपेयर करवा रहा था। आप लोग फिजिक्स में भी, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा था क्या, मैंने बोला तो भाई फिजिक्स बड़ी आसान है। देखो ना 11th क्लास में आप पढ़ गए F = G m1 m2/r²। 12th में आए तो G की जगह हो गया K, M की जगह हो गया Q, तो K Q1 Q2/r²। अभी 1-2 चैप्टर बाद मैग्नेट स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, तो वहाँ पे भी यही पढ़ोगे m1 m2/r², और k की जगह वहाँ का कांस्टेंट आ जाएगा मैग्नेट वाला। अरे समझ रहे हो, तीनों का फंडा एक ही है। तो भाई आप लोग देखना मेटेलिक कैरेक्टर का क्या मतलब है बेटा, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि देखो जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर, क्या होगा, उतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर। 11th क्लास में भी बात मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाई थी, जो बच्चे क्लास में रहे होंगे 11th क्लास में। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है बेटा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, अनपेयर्ड। अब मुझे आप बताओ क्या आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम हो कि नहीं हो, किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, लिख लोगे 4s2 3d1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 3d2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अच्छा ऐसे नहीं आएगा, वहाँ चार्ज वाला आएगा +2 +3, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, फिर देखना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तुम क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में, कोई क्वेश्चन लिखा होगा, खुश रहो, बैठो अंदर बैठो, ठीक है। कोई क्वेश्चन लिखा होगा Cr अमोनिया 3 या 2+ कुछ भी लिखा होगा, अरे Cr अमोनिया 3 या 2+ कुछ भी लिखा होगा, आपसे पूछा होगा बताओ मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, 2-3 ऑप्शन देके, तो आप क्या ढूंढ लोगे बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 1-2 पॉइंट है उन्हें भी कंसीडर करना है, चलते हैं अभी आगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और R, अरे हमने भाई अभी आपको बताते हैं, देखो इधर देखो, ये देखो, कभी भी बेटा कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन है अगर वो रोटेट कर रहा है, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन है रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसके पास फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2/r²। क्या होता है बेटा, K Q1 Q2/r²। आपको पता है R बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम, Q1 Q2 बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब देखो एक Q1 तो मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक है ई है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई मेटेलिक बॉन्ड जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप तरीके से देखो, मैंने 11th क्लास में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में चैप्टर 3 में मैंने डायरेक्टली और इन्वर्सली करके बताया था, अगर आपको याद हो तो। तुम क्या मुंडी हिला रही हो, तुम तो 11th में पढ़ती भी नहीं थी यहाँ पे, 12th का तो तुम्हें याद नहीं है कल का, यहीं पढ़ती थी भैया सीरियसली। अच्छा तुम 11th में ही थी, 2 साल से पढ़ रही हूँ। तो लेट आई होगी तुम। नहीं भैया मैं टाइम से ही थी। चलो अब देखो इधर देखो, अच्छा एक प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने पढ़ी है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, डोनेट। क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट। ये चीज़ तो आपको याद है। देखो जैसे अगर बेटा कोई न्यूक्लियस बने हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमते रहते हैं इनके बीच में, क्या करते रहते हैं बेटा, घूमते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो किसके बराबर है, K Q1 Q2/r² के। इतना क्लियर है। तो ये फोर्स 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 और R। Q1 मतलब कि एक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Q2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना कम क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड। देखना ना 2-3 बातें बताता हूँ, खुद सोचना। किसी में मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पकड़े हुए है,
तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा। अरे क्या होगा, ज़्यादा। सही है, मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों में होता है 3d10, 4d10 और 5d10। जिंक में 3d10, कैडमियम में 4d10 और मरकरी में 5d10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे ही सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, हमें गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आज कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अरे कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्योंकि मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, और ये है तो डी ब्लॉक का, मतलब मेटल है। और मेटल में हम लोग कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा है जिसमें क्या ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मरकरी में या जिंक में या कैडमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आप लोग मुझे बताओ होगा कि नहीं होगा भाई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होगा, कम। तो तुरंत सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसलिए मरकरी आपको क्या मिलता है बेटा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसकी भी बात करेंगे, देखते हैं स्लाइड में अगर होगा तो, वरना आपको मैं अलग से लिखवा दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं, होना तो चाहिए वैसे। देखो ये वाला फंडा आपको समझ आ गया, फोर्स डायरेक्टली चार्ज ऑन मेटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ मेटल। क्लियर है ना? चलो अब देखना फटाफट, आप लोग देखो तो आप बता सकते हो मेटेलिक बॉन्ड जो है वो क्या है बेटा, फोर्स है जो एटम को इकट्ठे रखता है इन अ मेटेलिक सब्सटेंस। बेटा अगर कोई मेटेलिक सब्सटेंस है तो इन सबको इकट्ठे रख रहा है, कौन सा फोर्स बेटा, मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बेटा, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between conductive electron and positively charged metal ion। अरे भाई मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करेगा तो उसमें क्या चार्ज आता है, प्लस, उस पर प्लस चार्ज है, बाहर कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में हमेशा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बस इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बताओ क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, चार्ज ऑन मेटल। मेटल पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, अरे मेटल पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और जितना कम डिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है भाई, 3 पॉइंट है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा इस मेटल पे उतना ज़्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, Q1 पे चार्ज कितना है इस एटम पे, अरे सही है। Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर उतना ज़्यादा चार्ज होगा। सही है ना यार, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो भाई जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज़्यादा मेटल पे चार्ज होगा और जितना कम डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। क्या होगी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। वही लिखा देखो, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल। ये समझ गए होगे। अरे आर की बात कर रहा है यार, जितना ज़्यादा आर होगा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही वीक। तो आपने एक काम करो ना, 3 शब्द याद रखो, जितना ज़्यादा मेटल पे चार्ज होगा, भाई जितना चार्ज होगा ना उतने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। एक बात और ये काम की है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अरे बोलो कितना, 24। कॉपर का 29। अच्छा, आयरन का 26। आयरन 26 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। मैंने लिख दिया अब आयरन +3,
+3, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। अरे कितने हैं? 5, क्योंकि इस केस में क्या हो गया 3d5, चार्ज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के चांसेस हैं। क्या बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप 3 पॉइंट क्लियर है, कर पाओगे क्वेश्चन? क्या अप्रोच है? चार्ज देख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेना, और आर वाले क्वेश्चन आते नहीं, 11th क्लास के क्वेश्चन है। तो आपको ये 2 पॉइंट्स पकड़ के रखने हैं जिस पे हम लोग क्वेश्चन निपटा के अपना काम कर लेंगे। तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर का फंडा देखो, पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कि कम होते हैं? अरे बोल दो यार। स्कैंडियम में 1 2 फिर 3 4, 4 क्या सीधा 5 हो जाता है, फिर 5 रहता है, नहीं बढ़ा? करके दिखाऊं? अरे 3d1 3d2 2 अनपेयर्ड, 3d3 कितने अनपेयर्ड? 3, 3d4 कितने अनपेयर्ड? 5, और अगले वाले में तो 5 होते ही। तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, फिर कितने हो गए? 4 3 2 1 0। मतलब पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? डिक्रीज। क्या हो रहे हैं बेटा? डिक्रीज। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? पेपर में कोई भी क्वेश्चन दे देगा उठा के, कोई भी, किसी पे भी +2 +3 लिख देगा, आपको बस एक काम करना है, क्या निकाल लेना? नंबर ऑफ अनपेयर्ड। भाई मैंने आपको पहले ही बोला था, अगले 2 चैप्टरों में ना अगर 3 पॉइंट आपको आ गए ना तो आप क्वेश्चन निपटा दोगे कई सारे। पता है कौन कौन से? 3 पॉइंट। एक तो सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। एक क्लास तो मैंने तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ाई है, जो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की थी, है ना। फिर मैंने अगली क्लास में दोबारा वीडियो में 5-10 मिनट बता दिया, ताकि जो भी बच्चा सिर्फ वीडियो पे रिलाई कर रहा है तो उसका छूटे ना। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है ना तो 80-70% क्वेश्चन तुम कर जाओगे इस चैप्टर के, जो हमारा पहला पार्ट है इस चैप्टर का। और अगले चैप्टर में 80% क्वेश्चन कर जाओगे जिसको कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, अगर कहीं भी अटक रहे हो ना तो ढूंढना जरा हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट। कहीं भी अटक रहे हो कोई कॉन्सेप्ट में, कोई उल्टा सीधा सवाल आ गया जो नहीं समझा पा रहे, तो देखना क्या उसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड तो नहीं लग रहा है। रुक के सोचना जरा। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन में डी ब्लॉक के हाफ फील्ड फुल फील्ड। कहाँ गया शिवम? कल पूछा था ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक कैडमियम मरकरी को क्यों नहीं बोलते, तो इन्होंने भाई साहब ने लिखा बिकॉज दे हैव फुल इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव हाफ इलेक्ट्रॉन, दे कंटेन बोथ फुल एंड हाफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा ऐसे आंसर लिख के टीचर को बेहोश मत करना, उन्हें टीचर रस्सी ढूंढेगा अपने लिए, है ना। इतना बुरा तो नहीं पढ़ाते। अरे तो कर लोगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट बताओ। अरे कर लोगे? चलो मुझे बता दो फिर इसी बात पे। क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? ना, इसमें स्कैंडियम में कितने होते हैं? 1, टीआई में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5 होते हैं ना। गलत है, ठीक है। यही गलती बस करवानी थी मुझे, ठीक है। देखो क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, मैं ये थोड़ी बोलूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में कितने होते हैं। देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अरे बोल दो यार, 24। वैसे लिखना क्या चाहिए था? 4s2 3d4, पर सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1 3d5। तो एक तो बेटा जब 3d5 आपने लिखा तो d सब शेल में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। और s में कितना है बेटा? 1। गिनो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, इसीलिए मैं रुक गया। मुझे पता था गलत करोगे, शायद आपकी जगह इन बेंचों पे मैं भी बैठा होता तो मेरे भी दिमाग में यही आता, ठीक है। इसलिए रुक गया। इसमें 6, अब इसके बाद डिक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? डिक्रीज। भाई तुम्हें डाउट पूछना चाहिए था कि भैया Mn में भी 5 है, क्रोमियम में भी 5 है, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट। तो भैया इन दोनों में तो सेम है ना। और भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग Mn में भी 5 है, इसमें भी 5 है, पर क्रोमियम में कितना है बेटा? 6। तो पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है? कम। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। आगे लाइफ, थैंक गॉड, अब हम जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। इन विच ऑफ फॉलोइंग मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? अरे बता दो यार, क्यों क्रोमियम सबसे ज़्यादा अनपेयर? और कितने सबसे ज़्यादा हैं? 6। और बल्ब है क्या यहाँ? इसे बंद कर सकते हो? कौन सा, ये वाला भी जला है क्या? ये वाला, इसे बंद कर दो। अंग्रेज जैसा गोरा लग रहा हो। नहीं जलने दो, चलो कोई बात नहीं, जलने दो। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो अब देखना भाई, बहुत सिंपल सा फंडा है।
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बहुत क्लियर है, जिसको आ गया पिछला पॉइंट समझ आ जाएगा। भाई मेटल है, अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एटम सारे आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे बहुत जोर से, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अरे बोलो यार, हाई। भाई अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है एटम्स के बीच में तो उनको मेल्ट करना आसान है, पिघलाना भाई किन्हीं दो लोगों में पहले से ही दुश्मनी है, कमज़ोर दोस्ती है, मान लो ये दुश्मनी है, तो उनमें चिंगारी मारना बड़ा आसान है, जाके चुगली कराओ एक की बस, ये तो तेरे बारे में ये बोल रहा था, अभी सामने देखो कि बर्तन चलने चालू हो गए इधर से उधर, अरे है ना। पर अगर कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो तुम अगर बोलने भी जाओगे ना कि उसने तेरे बारे में ये बोला, तो तुम तुरंत समझ जाओगे वो बोल ही नहीं सकता मेरे बारे में। अरे समझ रहे हो, वो बोल ही नहीं सकता मेरे बारे में। तो अगर ये बात हो गई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाली, तो उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। मतलब तुम उसे पिघलाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत गर्म करना पड़ेगा, बहुत भड़काना पड़ेगा, है ना बेटा। अभी इसलिए नहीं बंद करा रहे ना, वो उसका कंप्रेसर चलने में 5 मिनट लगते हैं। अभी आपको लग रहा है कि एसी चल गया तो ठंडक आ रही है, पर ऐसा नहीं है, 5 मिनट बाद ठंडा करेगा, फिर बंद करना, ठीक है। जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि एक थोड़ी सी लहर आ गई है हवा की हल्की सी, एसी में से ठंडे पार्टिकल आ गए वहाँ से, तो बंद। आई किसी को? ओम आई तो नहीं? चलो, हमारे यहाँ एक एसी है हमारे कॉलेज में, ठीक है। अरे एसी बहुत है, एक एसी चलता है उसमें से, 5 एसी लगे हैं उस कमरे में, एक एसी चलता है 5 एसी में से, ठीक है। बंद कर दो। 5 में से एक एसी चलता है बेटा, ठीक है। उस एसी की बड़ी एक पर खासियत है भाई, ये अकेले दम पे पूरे कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, सिर्फ एक एसी। सोच लो, हम लोग 70 बच्चे बैठे रहते हैं, मतलब अगर अभी कमरे का टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री या 25 डिग्री है ना, और तुम वो एसी चला दो तो विद इन 5 मिनट वो टेम्परेचर 30 से 35 पे तुम्हें लेके चला जाएगा। समझ रहे हो, जस्ट हीटर का काम करता है वो एसी, मतलब इतना ज़बरदस्त एसी है कि उसे चलाने में भी हम लोग डरते हैं। सच में बता रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम एनक्लोज नहीं करूँगा बेटा, वहाँ अगर आपने ऑन कर दिया ना तो आप कहोगे ये क्या हुआ, ये तो हीटर वाला काम कर रहा है। बेटा सरकारी सामान, इसीलिए पता है, इसीलिए लोग सरकारी चीज़ों का विरोध करने लगे, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब्स जा रही हैं। तुम्हें क्या लगता है? बहुत पैसा आता है भाई, कॉलेजों में बहुत पैसा आता है, पर बहुत कम ऐसा पैसा है जो सही जगह जाता है और सही से लगता है। तो मैं सोचो, ओरिजिनल जो सबसे बढ़िया कंपनी के पंखे हैं, सबसे बढ़िया कंपनी के पंखे आए, ठीक, मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और 3-4 दिन बाद वो चलने बंद हो गए उसमें से कुछ ओरिएंट के बढ़िया कंपनी के। सोच लो, हम लोगों के आए तो 5-5 साल 7-7 साल कुछ नहीं होता पंखों में। इसका क्या मतलब, क्या समझ आता है? क्या मतलब, उस पर ओरिएंट लिखा है, ओरिएंट का है नहीं। अरे घोटाला, समझ रहे हो। तो बेटा यही सब चीज़ें, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाता है ना तो थोड़ी सी ईमानदारी अपने से और अपनी कंट्री से रखना। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन पे आ रही है, यही कारण है। तुमने देखा होगा जो भी ट्रेन में सफ़र करता है, थोड़ा सा पहले से रेलवे स्टेशन वगैरह साफ़ हो गए। अरे हो गए नहीं हो गए, पहले के मुकाबले काफ़ी साफ़ हो गए हैं। पता है क्यों? पहले जो लोग काम करते थे ना, उन्हें 90,000 80,000 सैलरी तक वो लोग पहुँच जाते थे। अब जो काम करते हैं उन्हें 15,000 सैलरी मिलती है। तो 15,000 वाले काम करें, 80,000 वाले काम नहीं करते थे। उन्हें पता है सरकारी जॉब है, हमारा कोई क्या कर लेगा। हमारे वो क्या करते थे, 10,000 का एक आदमी रख देते थे अपनी जगह पे और खुद एसी में बैठते थे। अरे रियलिटी बता रहा हूँ बेटा, हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल रियल कहानी बता रहा हूँ। तो भाई क्यों नहीं गवर्नमेंट हटाएगी गवर्नमेंट जॉब? बिल्कुल हटाएगी भाई। नाकामयाब लोगों को हटाना बेटर है भाई सिस्टम से। वो काम 10,000 में हो रहा है प्राइवेट, बस टेंडर निकाला, 3-4 लोग मिलके पूरा स्टेशन देखना, साफ रहता, काफ़ी हद तक साफ रहता है। वो अलग बात है कि सरकारी चीज़ों का मज़ा ही कुछ और है। अरे मथुरा में देखा ना, डेली वो होता है, डेली अनाउंस करते थे अपने मथुरा स्टेशन पे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई। एक दिन चढ़ाई थी सही में ड्राइवर ने प्लेटफॉर्म पे, नहीं सुनी थी क्या खबर तुम लोगों ने? प्लेटफॉर्म पे ही चढ़ा दी थी ट्रेन। नहीं देखना, जाके शॉर्ट्स वगैरह पड़े होंगे यूट्यूब पे, सही में प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म 3-4 होता है, चढ़ा दी। तो ज़्यादा सीरियस ले लिया। चलो इधर आ जाओ बेटा, इधर देखो। अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। क्या होगा बेटा? ज़्यादा। तो देखिए इधर, अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे पेपर में?
अरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतने देर से तो पढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। क्या होगा बेटा, ज़्यादा। कर पाओगे इसके भी क्वेश्चन, वैसे ही करना है MPS से, मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेना आप लोग। इधर देखो, तो इसमें देखो बेटा एक सवाल इसमें बस अटकेगा जो आपका गलत हो जाएगा, देखना इधर भाई, इसमें होना क्या चाहिए था पहले की तरह, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना। तो वैसे ही हो रहा है, पर ना एक जगह आपको डिप मिलेगा Mn के पास। क्या मिलेगा, डिप। भाई आपको तो यही लग रहा है ना कि भाई, आपको समझाते हैं, देखो आपने ये पढ़ा था अभी कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले बढ़ता है और उसके बाद क्या हो जाता है, कम। अरे यही होना चाहिए। तो जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट का भी तो ऐसे ही ग्राफ आना चाहिए था। अरे सेम ऐसे ही आना चाहिए था, बट इसमें आपको बेटा एक छोटा सा डिप दिखेगा Mn पे, उसके बाद फिर ऐसे जाके जाएगा। Mn पे आपको थोड़ा सा डिप दिखेगा, इसके पीछे का रीज़न क्या अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। Mn पे आपको डिप दिखेगा। मुझे बता सकते हो Mn में कितने D में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अरे कितने होते हैं, 5। वो कैसा होता है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, हाफ फील्ड। क्या होता है, हाफ फील्ड। तो जब अगर हाफ फील्ड है तो आपको यही कॉन्सेप्ट समझाना है बस। Mn में डिप होने के पीछे का कारण यही है बेटा। देखो अब तो बहुत सारे चैप्टर कट गए आपके, S ब्लॉक, P ब्लॉक खासकर 12th क्लास में था, पिछले 2-3 साल पहले तक मैं खुद पढ़ाया करता था, बहुत मुश्किल चैप्टर्स थे। ये सारा ना बेटा डाटा बेस्ड है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट सबका मैंने देखना चालू किया है, CTI-V, तो देखा थोड़ी देर बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, तो एक ट्रेंड सा बन नहीं पाता। तो उसे ना कुछ साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी भी मेरे पे डाउट मत करना कि भैया ये एक्सेप्शन लिया है, ये सब ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं क्या करूँ कि असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों को लगाना चालू करूं, ठीक, पर लगाते लगाते क्या हुआ, मैं लगा के सही आया और उसी में किसी एक बच्चे ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तब फिर साइज़ बढ़ते गया, हल्का सा डिप हो गया, फिर बढ़ते गया, क्योंकि मैं तो सही अरेंज करके आया था। तो एक ऑब्जर्वेशन है, क्या है बेटा, ऑब्जर्वेशन। तो फिजिकल केमिस्ट्री ना पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना, इसका साइज़ इतना, इसकी डेंसिटी इतनी। उसको लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो हम लोग पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो Mn वाला पॉइंट याद रखोगे। Mn का क्या बेटा डिप हो रहा है, बताओ क्या डिप हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो रहा है बेटा, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, अरे बोल लो यार, मेटेलिक बॉन्ड से। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अरे क्लियर, ये समझ गए ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। Mn का डिप आ रहा है, भाई आना तो ऐसे चाहिए था, अरे आना तो ऐसे चाहिए था जो हमने पढ़ा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में, पर यहाँ पे एक डिप आ रहा है, ठीक है। तो डिप को आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो लिखा भी है यहाँ पे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शार्प ड्रॉप इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Mn। तो बेटा बस वही बात है जो आपको मैंने बताया कि जो Mn होता है उसमें 3d5 होता है। क्या होता है बेटा, 3d5। और 3d5 अपना पूरा हाफ फील्ड है। क्या है बेटा, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड है तो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। अब देखो मैं तुम्हारी जगह हूँ तो भाई मेरे तो दिमाग में एक डाउट और आ जाए, तो इससे पहले वाला भी तो हाफ फील्ड था, अरे इससे पहले वाला भी तो हाफ फील्ड था, वो तो और अच्छे से हाफ फील्ड था। S भी हाफ फील्ड था, D भी हाफ फील्ड था। अब बोलो, इसका कोई जवाब नहीं है लोगों के पास मार्केट में, नहीं है मतलब। पर हमें तो ये रटना है, हमें तो अपने क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे ज्ञानी थोड़ी बनना है, ज्ञानी बनेंगे कॉलेज में जाके, है ना। चलो, ज्ञान का पैसा मिलता है, जब ज्ञानी बनने का मौका मिलता है तो लोग ज्ञानी नहीं बनते। अभी परसों की बात है, योगी आदित्यनाथ मुर्मू जी राष्ट्रपति, आनंदीबेन पटेल और शिवराज चौहान, जानते होंगे, कृषि मंत्री इंडिया के, सब आए थे कॉलेज में। दूसरे वाले IVRI, दूसरा वेटनरी कॉलेज है बरेली में, बहुत मतलब इंडिया का बेस्ट रेप्यूटेड वेटनरी कॉलेज है, सबसे अच्छे वेटनरी कॉलेज में उसकी गिनती होती है। तो वहाँ पे भी आनंदीबेन पटेल ने यही बात बोली, मतलब इतना पैसा हम लोग भेज रहे हैं रिसर्च के लिए आप लोगों को, पर हमें रिसर्च के पैसे वापस लौटा दिए जा रहे हैं कि हमने रिसर्च नहीं किया। इससे क्या शर्मिंदगी की बात है ना यार। बहुत सिंपल सा वर्णन, मैं हूँ, ठीक है, मैं मान लो एक डॉक्टर बन गया, मेरे पे सरकार ने 80 से 90 लाख का खर्चा किया। अगर ये कोर्स मैं प्राइवेट कॉलेज से करता तो 80 से 90 लाख इस क्वालिटी के साथ, क्योंकि अगर तुम प्राइवेट कॉलेज सीकर में, राजस्थान में पढ़े हुए हैं प्राइवेट कॉलेजेस,
तो उनकी फ़ीस है 55 लाख 60 लाख रुपए, पर इस क्वालिटी के नहीं है, इतने मशीन नहीं मिलेंगे। अब भाई अगर मुझे 80 लाख 90 लाख रुपए लगा के गवर्नमेंट ने मुझे पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, तुम लोगों के पैसों पे ही तो बनाया है। अरे भाई तुम लोग एक साबुन खरीदते हो लक्स लाइफ बॉय, उसमें 1 रुपये टैक्स, 2 रुपये टैक्स, एक टॉफ़ी भी 5 रुपये की डेयरी मिल्क खरीदने गया उसमें 98 रुपये टैक्स, तो सारे पैसे मिला के ही तो भाई पढ़ाया गया। भाई हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि हम जहाँ भी जाएँ नो डाउट पैसा तो कमाएंगे। भाई नाम क्या कि डॉक्टर लगा, बड़ी मेहनत की है बचपन से नर्सरी से, पर एक कर्तव्य ये होता है कि जो भी काम करे बड़ी ईमानदारी से करे, लूट पटाई वाला काम नहीं होना चाहिए, लूट पाट वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ें आपको भी सीखनी है। अभी जैसे बहुत एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, AI का ज़माना आ चुका है, ये बात मैंने पिछली क्लास में बोल दी, ये सबका कर्तव्य बनता है। आप जितने बच्चे बैठे हैं, चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले हो, भाई सबकी जॉब जाने वाली है, ध्यान रख लेना। अगर तुम AI के साथ अपने आप को नहीं अडॉप्ट कर रहे हो तो आज जाके सब लोग अपने मोबाइल में ChatGPT डाउनलोड करो। पहला काम बेटा, कम से कम 500 से 600 AI के टूल्स आ चुके हैं, 500 से 600 टूल। आप सबको उस पर PhD करनी है, घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। देखो बहुत सारे एड्स आ रहे होंगे कि ये कोर्स कर लो तो पैसा, कुछ नहीं करना है हमें, फ्री वाला कंटेंट, क्योंकि वो आपको पागल बनाने के लिए, आपको बस कोर्स बेचने के लिए कलाकारी कर रहे होंगे। तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें AI की सीखनी है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़के, घर बैठे बैठे हमारे काम हो रहे होंगे, और ये सब चीज़ें आपकी CV स्ट्रॉन्ग करेगी, चाहे बायो के बच्चे हो चाहे मैथ्स के बच्चे हो। अब सोचो ना, हम बायो पढ़ते हैं, मैं एक एक चीज़ लिखता हूँ, अगर AI टूल इस्तेमाल करना मुझे अच्छे से आ जाए तो मैं बस एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, बढ़िया सी PPT बन के आएगी और मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो 1 घंटे का काम मेरा 1 मिनट में हो गया। बेटा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, वरना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है हम सबकी लाइफ में, ठीक है। और एक पॉइंट और है, आप AI को बीट नहीं कर सकते। अरे कभी ये सोचो कि हम AI को बीट कर देंगे नॉलेज इन्फॉर्मेशन से, किसी की औकात की बस की बात नहीं, चाहे वो जिसने किताबें ही क्यों ना लिखी हो। AI के साथ चलना है, मतलब AI को हमें यूज़ करना आना चाहिए। अरे समझ रहे हो, AI यूज़ करोगे, अगर AI के साथ आप जुड़ गए ना तो आप आगे बढ़ जाओगे। पर अगर आपने AI को कम्पीट करने की कोशिश की, AI को पीछे छोड़ने की कोशिश करी कि मैं इन्फॉर्मेशन से, नॉलेज से AI को पीछे छोड़ दूंगा, वो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपने आप को, सभी को कह रहा हूँ, खासकर मैथ्स वाले बच्चे, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दो AI से, कंप्यूटर साइंस से, कोडिंग से, इन्हीं सब का मार्केट है, यही पैसा तुम्हें दिलाएगा, समझ गया। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पता BTech किए पड़े हैं, पता नहीं किस पता नहीं कौन से कोर्स होते हैं। तो BTech में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये सब नहीं, और बता रहा हूँ बहुत सारे कोर्स, वो सब कर करके सब लगे पड़े हैं कंप्यूटर साइंस वाली जॉब में। अब कंप्यूटर साइंस की सारी जॉब्स जाने वाली, आने वाले टाइम में AI लेके चला जाएगा। फॉरेन कंट्रीज़ में सारे इंडिया के लोग कंप्यूटर साइंस में लगे पड़े हैं, इंडिया के जितने इंजीनियर्स हैं। आज भी सुना होगा इंडिया की सबसे बड़ी IT इंडस्ट्री है। अरे सुना है ना IT इंडस्ट्री, पर सारी IT इंडस्ट्री 50 to 60% बर्बाद होने वाली है आने वाले टाइम में। AI उसको एक्सचेंज कर देगा। आप तभी जीत सकते हो जब आपको AI आता हो, आप AI को यूज़ करना जानते हो, क्योंकि AI को भी तो कोई कमांड देने वाला होना चाहिए। अगर आपको कमांड देना आ गया तो आप AI के साथ हो, फिर आपको कंपनियां भी हायर करेगी, आप अपना काम करो, ठीक है। तो एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, पढ़ाई तो होती रहेगी, ये तो पिछले पता नहीं, मेरे को लगता है 30-40 साल से यही सिलेबस चल रहा है, लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे रट रहे हैं, पेपर दे आ रहे हैं और बेरोज़गार बनते जा रहे हैं। हमें तो एजुकेशन सिस्टम ही पूरा बदल देना चाहिए। वैसे रियलिटी ये बता रहा हूँ, इसमें कुछ मेरे तो आज तक काम ही नहीं आया, मैं इंग्लिश में दवाइयाँ पढ़ ली, इतनी बना लिया, है ना, समझ रहे हो। तो काम की चीज़ें कोई नहीं बताएगा। चलो अब देखना, सिंपल सा पॉइंट है बेटा, बात मत करो। इधर देखो, वो MN वाले लिख लोगे ना, MN वाले में क्या लिखोगे, क्यों टिप आया बॉइलिंग पॉइंट में उसके, क्योंकि वो कैसा है बेटा, हाफ फिल्ड। कैसा है बेटा, हाफ फिल्ड। चलो इसके बाद देखो, अगला टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन क्या होता है, 11th क्लास में ही पढ़ाया था भाई। कोई भी सॉलिड पड़ा हुआ है, अगर उसे हमें गैसियस फॉर्म में चेंज करना है, किस फॉर्म में चेंज करना है, गैसियस फॉर्म में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अरे यही तो पढ़ा था यार। कोई भी सॉलिड है उसे आइसोलेटेड गैसियस एटम में चेंज करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है, एंथैल्पी मतलब चेंज इन एनर्जी, उसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। भाई किसी भी एटम को अकेला
गैसियस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो जो आपको एंथैल्पी देनी पड़ेगी उसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ, भाई नाम ही है ना एटमाइजेशन, मतलब आपको एटम बनाना है। एक तो ये काम है, कभी 2 लिखा हो 3 लिखा हो तो आपको एक करना है, और दूसरा क्या होगा, किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस। किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस। 11th क्लास में ही पढ़ाया था अगर याद हो, देखो लिखा भी है, देखो इधर पहले देखो, कोई भी मेटल है सॉलिड, उसे लिक्विड में चेंज करना है तो हमें कौन सा पॉइंट देना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट। अरे बर्फ को यार पानी बनाना है तो क्या दोगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से गैस बनाना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो इस पूरे मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इस पूरे एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो फिर क्लियर तो हो गया, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे डिपेंड कर रही है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रही थी, बोलो, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन उसी टॉपिक से हो जाएगा हमारा। अरे तभी तो बोला था यार कि 2 मिनट ध्यान से बस पढ़ लो, सुन लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ऐसी थोड़ी बोला था, कुछ लॉजिक रहा होगा। ठीक है, तो इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, एक सेकेंड, मतलब आप ये समझ गए कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3-4 पॉइंट बताओ ना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो पहली चीज़ क्या ज़्यादा होगी उसमें, नहीं पहला पॉइंट मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। सही है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा। पर इसमें एक एक्सेप्शन आ गया था, कौन सा, मैंगनीज, Mn। समझ गए क्यों, हाँ फिर बेटा पॉइंट याद रखना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, भाई Mn में क्यों डिप मिल रहा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अब लिख लोगे। तीसरा पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और एटमाइजेशन का मतलब आपको दोबारा समझा दिया, सॉलिड से क्या कन्वर्ट करना बेटा, गैस। जो एनर्जी चेंज हो रही होती है उसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एट। और आपको पता है सॉलिड से गैस बनाने में मेल्टिंग पॉइंट का भी इस्तेमाल होता है और बॉइलिंग पॉइंट का भी। क्लियर है, अरे सही है। चलो इसके बाद देखो, ये लिखा है ना जैसे Cl2 है तो आपको Cl बनाना है, एक तो 2 से क्या बनाना है, एटम, नाम ही है ना एटमाइजेशन। एटम को आइसोलेट गैसियस स्टेट में लाने के लिए जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो Cl2 को Cl में कन्वर्ट करने में गैसियस फॉर्म में जितना एंथैल्पी हीट का चेंज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो अब पढ़ लो आप लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या इस पीपीटी में लिख रखा है, पढ़ो एक बार, कुछ है क्या नया। दे हैव एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैक्सिमम एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट, अरे यार वही लिखा है कि मैक्सिमम ईच सीरीज में सेंटर पोजीशन में होगा, क्योंकि सेंटर वाले में क्या ज़्यादा होता है, अरे बोल दो यार, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, द मैक्सिमम एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट इंटरेक्शन। भाई इतनी महंगी अंग्रेजी हमें नहीं समझनी, हमें पता है कि मैक्सिमम जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ क्या होगा, एटमाइजेशन। और जब भी डी ब्लॉक में आप जा रहे होगे तो सेंटर आते आते उसके एक पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा। क्या होगा भाई, सही बात है, देखना एक बार और समझना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए हैं, तो तुम उस सॉलिड को पिघला नहीं पाओगे आसानी से, तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है, मतलब बॉन्ड वीक से है, हल्का सा गर्म करोगे तुरंत टूट जाएगा। सही है गलत है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सही है। मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अपने आप रूम टेम्परेचर पे मरकरी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो ये क्वेश्चन आएगा, मरकरी, वाई मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है बेटा, कम। क्या है बेटा, कम। या इससे भी अच्छा पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, कम। ठीक, चलो देखो, तो ये आपको मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये किसके डायरेक्टली होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार अच्छे से आप लोग देख लोगे तो कर लोगे, इसीलिए मैं पीपीटी लेके आया, कम में अच्छा लिखा है, बस 10 से 15% चीज़ें नहीं है इस पीपीटी में। ठीक है, तो वो चीज़ उसके लिए मैं आपको लिखवा दूंगा आपके नोट्स में। इधर देखना, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट में हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, बताओ ना क्यों।
क्योंकि उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ, खत्म हो गया क्वेश्चन, दम तोड़ दिया उसने। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, खत्म। अरे सही है ना। इन द देयर एटम दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन एंड हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन द एटम रिजल्टिंग इन हायर एटम ऑफ, कर लोगे। इन दिस सीरीज Z21 Z30 एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। क्यों जिंक का लोएस्ट होता है बेटा, बता ना, कॉन्सेप्चुअली बताओ, जिंक का लोएस्ट क्यों होता है? अरे बोलो, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं जीरो है, पूरा क्लियर करना है। उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, जीरो। कितने हैं, जीरो। तो इसलिए इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैसा होता है, कम। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर पाओगे क्वेश्चन? आसान है ना, डी ब्लॉक भी इतना कठिन तो नहीं लग रहा, बस क्लास आओगे तो हो जाएगा। टाइम कितना हो रहा है, पूरा टाइम हो गया। तो अगली क्लास में आगे का पार्ट आपका लेंगे, ठीक है।